तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की, राशि आपकी तुला है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं, आपने जैसे मुझे बोला है कि आपका विवाह कब तक होगा, और इसके अलावा आपने बोला है कैरियर को लेके बोला है, रत्न आपको पुखरादार करना चाहिए कि नहीं। तो ये जो आपके सवाल है उनको भी मैं कवर करूंगा। और जैसे कि देखो जी, आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है कुंडली के बारे में, जो कि अच्छी बात है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करता हूँ कि जो कुंडली है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है, परिवार का है और वाणी का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रो कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो अब देखो जी, आपने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना होता है। जैसे कि मान लो आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो कुंडली का छोटे भाई बहनों का घर, अभी मैंने कौन सा बोला है, तीसरा घर। तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक है कौन, कहाँ जाके बैठा है, वो हमने देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके जैसे कि सबसे पहला आपका जो सवाल है विवाह को लेके। विवाह के लिए देखो जी, हम 12 घरों में जो विवाह का घर है वो 7वां घर होता है। 7वें घर से देखा जाता है, किसी भी कुंडली में 7वें घर को विवाह के लिए देखा जाता है। अब आप एक जाति का है तो 7वां घर आपके पति का घर बनेगा, तो 7वां घर है आपके पति का घर। तो पति का सुख देखने के लिए 7वां घर, और साथ में मैंने अभी आपको फार्मूला समझाया, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपके पति के लिए हमें 7वें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध ग्रह के अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है शनि की 10वीं दृष्टि, क्योंकि शनि 10वें घर से 10वीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है। शनि को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो जी, एक होता है विवाह का कारक शुक्र। शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये विवाह का कारक भी है। ये विवाह का कारक भी है और 7वें घर का कारक भी होता है। विवाह का कारक भी है, 7वें घर का कारक है, इसलिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा गुरु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु है पति का कारक। तो कम से कम देखो कितने आपके ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि, बुध, गुरु और शुक्र। 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों के अलावा एक एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा, आपको मैं बताता हूँ कौन सा ग्रह है। सबसे पहले देखो जी, आपके जैसे मैंने बोला विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, और 2 ग्रह और देखने पड़ेंगे। वो कौन से हैं, वो है राहु और केतु। ये क्यों देखने पड़ेंगे, देखो राहु आपका देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 8वें घर में। आपके कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां वो बैठे हैं उस घर के फल नहीं देंगे। जैसे कि आपका देखो जी, गुरु कहाँ बैठा है, कुंडली के 11वें घर में। आपको दिख रहा है, किसी ज्योतिष को बोलो, वो अब बोलेगा कि आपका गुरु 8वें घर में 11वें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो 90-95% हिस्सा है गुरु ग्रह का, वो है 10वें घर के ऊपर। मतलब बैठा इस घर में है, लेकिन बड़ा हिस्सा जा रहा है 10वें घर के ऊपर। तो गुरु आपको जो फल देगा 10वें घर के हिसाब से देगा। ऐसे सूर्य आपका 11वें घर में है, इसका भी आधा हिस्सा, ज्यादा नहीं वैसे 50% हिस्सा इसका भी जो आ रहा है वो 10वें घर के ऊपर है। और चंद्रमा 11वें घर में बैठे 11वें घर के ही फल देगा। अब ऐसे ही आपका जो राहु है, ये आप किसी पंडित को बोलो, वो बोलेगा आपका राहु बैठा है 8वें घर में। लेकिन देखो जी, अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, तो राहु का जो बड़ा हिस्सा है वो जाएगा 7वें घर के ऊपर। ऐसे केतु बैठा है दूसरे घर में, और केतु का बड़ा हिस्सा जाएगा पहले घर के ऊपर। मतलब आप ये अपने दिमाग में इमेज बना लो कि केतु जा रहा है पहले घर के ऊपर, राहु है 7वें घर के ऊपर। और आपका जो कुंडली में, आपको भी पता है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। ये सबसे बड़ा दोष होता है कुंडली में। जब भी कुंडली में समझ लो काल सर्प दोष बना है, तो ये जो दोष पहले ही देखना पड़ता है कि बैठे कहाँ पे हैं। उन घरों को लेकर दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आपका केतु है दूसरे घर में, राहु बैठा है 8वें घर में। तो ये 2 घरों को देख के दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये 2 घरों के ऊपर क्योंकि इनका ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि क्या मैंने बोला कि चलित में ये जा रहे हैं, राहु चलित कुंडली में जा रहा है 7वें घर के ऊपर, केतु जा रहा है पहले घर के ऊपर। मतलब आपके ये दोनों घर ज्यादा खराब होंगे, पहला घर और 7वां घर। इन घरों को लेके आपको आएंगी ज्यादा दिक्कतें। क्योंकि जब भी किसी, मान लो कोई मेरे पास दूसरा जातक आया, उसका भी काल सर्प दोष बना है, हो सकता है उसका राहु बैठा हो 5वें घर में, केतु बैठा हो 11वें घर में।
तो ये 2 अगर उसके ज्यादा खराब होंगे, 5वां अगर संतान का, ऐसे जातक को संतान को लेकर दिक्कत आएगी। मतलब जिसका भी काल सर्प दोष बना होता है वो देखना पड़ता है कि वो किन ग्रहों के ऊपर बैठ के किन ग्रहों की हानि कर रहे हैं। तो राहु की मैं पहले बात करूं, तो राहु आपको मैंने क्या बोला कि 90% हिस्सा राहु का है 7वें घर के ऊपर। और राहु 7वें घर में जो आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये मिथुन राशि में आ जाएगा, रहेगा कर्क राशि में। जो 7वें घर के फल देगा कर्क राशि के हिसाब से देगा, और 7वें घर के जो फल देगा बुरी तरह से खराब फल देगा। क्यों? राहु आपको देखो जी, आप समझ लो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो राहु है। 2-3 कारणों से खराब है। एक तो काल से दुष्ट बनने की वजह से राहु आपका खराब है। दूसरा, ये जहां बैठा है वो चंद्रमा का घर है, जो कि इसका है शत्रु। और ये मतलब 7वें घर को जो फल देगा कर्क राशि के हिसाब से, शत्रु राशि के हिसाब से फल देगा। और 7वां घर किसका है? आपके पति का घर। तो राहु आपके, मैंने ऐसी देखो जी हजारों कुंडलियां देखता हूँ, क्या देखता हूँ, जब भी किसी का राहु 7वें घर में बैठता है, किसी का भी राहु 7वें घर में बैठा हो, उस बंदे को विवाह में दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? जहाँ तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या होता है देरी से होता है, या तलाक हो जाता है, या मतलब विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसकी शर्त होती है, मतलब राहु एक शर्त लेके बैठे यहाँ पे 7वें घर में, क्या करेगा कि जहाँ तो आपका जो विवाह है काफी देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद। अगर इसने एक शर्त पूरी कर दी, फिर दूसरी मतलब दूसरी दिक्कत आपको नहीं देगा। सबकी अलग अलग होती हैं। कईयों की क्या होता है, साथ में घर में बैठ के तलाक करा देता है, पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे में सुख देता है, या विवाह होता ही नहीं, या रिश्ते टूट जाते हैं, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये आपके साथ कोई चीज पैदा करेगा। जैसे कि आपकी वैसे उम्र भी हो चुकी है, मान लो आपका विवाह अगर देरी से हो रहा है, हो सकता है ये शर्त पूरी कर दे, आगे जाके दिक्कतें ना आए। लेकिन देखो जी, कुछ भी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि आपका विवाह अगर हो भी गया तो आपकी आगे जाके पति से ना बने, आपका पति से तलाक भी करा सकता है। क्योंकि राहु खराब इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये काल सर्प दोष की वजह से ज्यादा खराब हो चुका है। और आपने अगर बोला कि शांति करा ली, वो टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं, खुद पाठ पूजा करने पड़ते हैं। तो राहु मतलब आपको सबसे बड़ी दिक्कत है ये पति को लेके देगा। ऐसे केतु बैठा है दूसरे घर में, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा है पहले घर के ऊपर। और इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। मतलब जब भी आपकी राहु की दशा होगी, वैसे ही बचपन से आपकी दशा चली थी, उसमें दिक्कतें आई होंगी आपको, लेकिन आगे भी मान लो कभी राहु की दशा आएगी, जैसे अभी ये 32 चलेगी 35 में, इस समय भी आपको दिक्कतें आएंगी। जो छोटी दशा मान लो तीसरे नंबर की दशा जो पत्यंतर दशा होती है, वो अभी चलेगी 6वां महीना 24 से लेके 10वां महीना 24, ये चलो छोटी होती है, इसका असर वैसे कम होता है। तो पहला जो कारण मैंने आपको क्या समझाया है कि आपको मैंने क्या बोला था कि विवाह के लिए 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमें अभी राहु को देख रहे हैं। तो सवाल की, क्योंकि देखो जी, अगर आपने राहु को सही कर लिया, एक पेन लो कॉपी लो, उसमें लिख लो कि राहु ग्रह को सही करने से फायदे क्या होंगे आपको। नीचे आंसर में लिखो, सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपका जो काल सर्प दोष है ये खत्म होगा। क्योंकि जो काल सर्प दोष है इसके और भी कई नुकसान होते हैं। लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, भाग दौड़, चिंता, मेहनत का फल नहीं मिलता, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तो इन चीजों को आपको मतलब फायदा होगा, इन चीजों से आप बचेंगी इस राहु के उपाय करने से। दूसरा फायदा क्या होगा, राहु का क्योंकि बड़ा हिस्सा चलते में 7वें घर के ऊपर है, तो आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो राहु के वजह से हैं। आगे भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आपने राहु को सही कर लिया। मतलब विवाह जल्दी हो जाएगा और पति भी अच्छा मिलेगा। और भी कई फायदे हैं। तो क्योंकि सातवां घर डेली इनकम का भी होता है, साझेदारी के कामों का भी है। तो अब सवाल कि राहु के क्या उपाय हैं। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है, राहु के मंत्र आप एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। चाहे 18 कर लो, चाहे आपकी मर्जी 4 गुना ज्यादा 72,000 कर लो। तो ये सबसे फर्स्ट काम आपका है, ये मंत्र एक बार आप पूरे करो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है मैं आपको वीडियो अलग से एक भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अभी जैसे कि आज शनिवार है, आज से आपने शुरू करना है, संकल्प लेना है रात के समय। आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम, आपका जो नाम है बैनर्जी है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। राहु देवता जी, आप मेरी कुंडली में बैठे तो 8वें घर में है, लेकिन चलित कुंडली में आपका जो हिस्सा है वो 7वें घर के ऊपर है। और 7वां घर है विवाह का घर, और मुझे आ रही विवाह संबंधी दिक्कतें। मैं चाहती हूँ मेरी दिक्कतें मुझे ना आए, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले। इसके अलावा आपका जो काल सर्प दोष बना है वो दूर हो, मतलब आप प्लीज मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मैं मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र आपने पूरे करने हैं। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने छोड़ देने हैं। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है राहु का, वो है राहु कवच का पाठ। और ये है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो इस पाठ को रोजाना आपने रात के समय पढ़ना है, 1 से लेके 5 पाठ। तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये भी पाठ 2 मिनट का है। इसको भी आप चाहे पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। संस्कृत में पाठ अगर पढ़नी आती ठीक है, नहीं तो इनको सुनना है आपने, जानना। 1 से लेके 5 पाठ, मतलब एक एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। कब तक पढ़ने हैं? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। विवाह होने के बाद भी आप चाहे पढ़ती रहना। इसके अलावा चौथा उपाय,
राहु का आपने करना है दान। दान क्या है, आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, राहु के दान क्या होते हैं उसमें आप देखना। और दान है बहुत ही ज्यादा जरूरी, ताकि इसकी पावर बिल्कुल कम हो, इसको शांत करेगा, इसकी पावर को कम करेगा दान। तो राहु की वस्तुओं का दान आप रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन करना ही करना है। और इसके दान की वीडियो आप देख लेना। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं। इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 पाए वाली, उसमें लिख रखे हैं कि राहु के 25 पाए क्या होते हैं, उसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। उसमें से जो आपको उपाय सही लगे वो भी आपने करना है। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपके विवाह के बारे में थोड़ा सा मैं कवर करूंगा। तो मैंने बोला था विवाह के लिए 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने राहु को देखा अभी। अब देखो जी सातवें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध है, हमें आपके बुध को भी देखना पड़ेगा। और ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मतलब असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन आपके ऊपर सबसे अभी जो असर बड़ा है वो है इस बुध ग्रह का। क्यों? क्योंकि बुध की चल रही है बड़ी महादशा। दूसरा महीना 23 से चली है, 40 में खत्म होगी। अभी चली है, पिछला 1 साल हुआ है। तो सवाल की बुध कैसा है, तो बुध आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। क्योंकि ये जहां बैठा है 10वें घर में, बुध इस कुंडली के देखो जी 2 घरों का मालक है। 2 घर कौन से, एक तो बुध आपके इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि पति का घर है। और बुध इसके अलावा जहां 10वें घर में बैठा है वो 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर से देखो जी आपका काम काज देखा जाएगा, आपका पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 6, है कन्या राशि, मालक है बुध। क्योंकि फार्मूला याद कर लो कि घर का मालक देखना है, तो 10वें घर की चीजें देखने के लिए 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो बुध यहाँ पे भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योग में सत्तर योग। तो बुध आपको जो अच्छे फल देगा, एक तो 10वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब ये जो दशा चली इसमें अच्छा फल आपको क्या मिलेगा, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और बुध के जुड़े कामों से आप धन भी कमा सकती हैं। इसके जो जुड़े काम है, जैसे कि आप लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, वाहन से जुड़ा काम होगा। इसके अलावा हरे रंग से जुड़ा काम, कंप्यूटर से जुड़ा काम, ऐसे लोग मैंने देखे सीए भी होते हैं। तो काफी बुध के जुड़े कामों से जुड़ा आप काम कर सकती हैं, उसमें आपको फायदा भी होगा। और बुध आपकी कुंडली के 7वें घर का भी मालक है, पति घर का। ये आपको पति का भी सुख अच्छा देगा। पति के आने के बाद आपका काम काज चलेगा। तो अब देखो जी पति के लिए, क्योंकि अभी 5-6 ग्रह देखने हैं, हमने अभी राहु देखा, गुरु बुध देखा, बुध अच्छा है लेकिन राहु अच्छा नहीं है। अब 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो शनि आपका यहीं पे बैठा है 10वें घर में। और शनि बुध आपस में दोनों मित्र भी हैं। और शनि जहाँ 10वें घर में बैठा है वो बुध के घर में बैठा है, बुध इसका मित्र है। एक तो मित्र ग्रह के साथ बैठा है और उस मित्र के घर में ही बैठा है। सवाल है कि शनि कैसा है, शनि भी आपका अच्छा है। शनि इस कुंडली, शनि के लेकिन जो अपने घर है, वो एक तो है इस घर का मालिक दूसरे घर का और तीसरे घर का। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर है मेहनत का, साहस पराक्रम का और छोटे भाई बहनों का। दोनों घरों का मालिक शनि 10वें घर में बैठा है, मतलब शनि इन दोनों घरों का अच्छा कर देगा। धन चलेगा काम काज घर में, मेहनत चलेगी काम काज घर में। शनि ये दिखा रहा है कि आपको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और आप अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको धन ही बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगी। परिवार का सुख अच्छा है, वाणी अच्छी होगी, काम काज के लिए अच्छा है। शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी पड़ेगी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे। और शनि की पड़ेगी 10वीं दृष्टि 7वें घर के ऊपर, जो कि है पति का घर। शनि क्या है, विलंब का कारक है। जब भी 7वें घर को दृष्टि देता है तो विवाह में विलंब कर देता है। मतलब अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, वो थोड़ा सा कारणिक शनि भी है। तो शनि विवाह में देरी करेगा। और लेकिन फिर भी ज्यादा इसको बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि शनि फिर भी 7वें घर में इसकी बुध की राशि है, मित्र राशि है। अब देखो जी हमने 3 ग्रह देख लिए हैं। अब गुरु जो है पति का कारक, अगर उसकी मैं बात करूं कि गुरु कैसा है, तो गुरु आपका है बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन गुरु के जो अच्छे फल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे जो अच्छे फल इतने थे, देखो जो अच्छे फल इतने थे आपको मिलेंगे बस इतने, थोड़े से कम मात्रा में। क्यों? है अच्छा, बुरा मत समझना उसको। अच्छा है, लेकिन अच्छे फल जो है, अच्छे फल का लेवल होता है कि लेवल कितना है। क्योंकि ये जो इनके पीछे जो नंबर लिखे हैं, ये जो भी ग्रह अच्छा बुरा फल आपको देगा, ये डिग्री के हिसाब से होगा। इसमें बल कितना है, बल के हिसाब से अच्छा बुरा फल देंगे। तो गुरु में पीछे देखो जी, एक तो 0 डिग्री का बैठा है, वो बाल अवस्था में बैठा है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है। दूसरा आपका गुरु अस्त होकर बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। मतलब है अच्छा था, लेकिन अच्छे फल आपको नहीं देगा। और ये पहले सवाल की अच्छे फल देने क्या थे, गुरु देखो जिस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो इस पहले घर का स्वामी है और ये चौथे घर का स्वामी है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। ये पहले घर से देखेंगे, पहले घर में 9 लिखा, मालक गुरु। तो गुरु इस पहले घर का मालक है, पहले घर का अच्छा करेगा कि आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी, आप बुद्धिमान होंगी, समझदार होंगी, ज्ञानी होंगी। क्योंकि गुरु की राशि, गुरु है ज्ञान का कारक, आपको विद्वान बनाएगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला बनाएगा। और गुरु चौथे घर का मालक है, मकान वाहन का सुख अच्छा, माता का सुख अच्छा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख आपको देगा।
गुरु इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है। ये तो वैसे ही योग कारक है। और गुरु देखो जी वैसे भी कुंडली में पुत्र का कारक होता है, धन का कारक होता है, पति का कारक होता है। इन चीजों को सुख अच्छा देगा आपको, धन का कारक है, धन का सुख अच्छा देगा। जैसे दूसरा अगर धन का है, एक धन का कारक भी होता है। पांचवें घर, जैसे संतान का पांचवें घर का मालक कौन है? मंगल। एक पांचवें घर का कारक भी होता है, कारक कौन है? गुरु। गुरु पति का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है। मतलब ये सभी सुख आपको देगा, लेकिन जो सुख अभी दे रहा है, कितने दे रहा है? बस थोड़े से कम मात्रा में, क्योंकि उसमें बल ही नहीं है अच्छे फल देने वाला। तो सवाल है कि उसका बल कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपने इसके बल को बढ़ा लिया, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो बल कैसे बढ़ेगा? तो आपको मैं 3-4 उपाय बताता हूँ। पहला जो उपाय है गुरु का, सुबह के टाइम आप गुरु का करो मंत्र जाप। और ये चाहे आप एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 10 कर लो, जितना आप कर सकते हैं रोजाना सुबह के टाइम मंत्र जाप किया करो। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र है। दूसरा उपाय आपने जो गुरु का करना है, पीले रंग का पुखराज अच्छी क्वालिटी का धारण करो। जो रत्न लेना है आपने, देखो जी लैब टेस्टेड होगा तभी वो काम करेगा। अगर आपने वैसे ही डुप्लीकेट धारण कर लिया, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो अच्छी क्वालिटी का पीला पुखराज लेना है। लेना आपने अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो। 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वाओ या आपने पित्तल में जड़वाना है। और आपने लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के उसको धारण कर लेना है। एक माला गुरु का मंत्र जाप करना है धारण करने से पहले। तो पहला उपाय देखो जी, मैंने गुरु का मंत्र जाप बोला है। दूसरा उपाय इसका पीला खुराक धारण कर लो। तीसरा उपाय पीले कपड़े ज्यादा से ज्यादा यूज करो। दिन में अगर नहीं पहन सकती पीले कपड़े, रात को जब सोती हैं आप, सोएंगी उस समय पीले कपड़े यूज करो। घर में पीला रंग करो, अपने रूम में पीला कलर करो, पीले पर्दे यूज करो, पीली वस्तु ज्यादा खाओ। पीला दान कभी नहीं करना। तो इन चीजों की वजह से गुरु का बल बढ़ेगा। वैसे बेस्ट ये मंत्र जाप भी है। इसका जो तांत्रिक मंत्र है वो भी आप कर सकती हैं। ये है सामान्य मंत्र जो मैंने बोला, क्या बोला था? ओम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसका जो तांत्रिक मंत्र है वो भी आप करो, वो ज्यादा बेस्ट है। अब देखो जी, पति के लिए मैंने बोला 5 ग्रह देखने पड़ेगा। मैंने राहु देखा, शनि बुध देखा, गुरु देखा, अब लास्ट में बचा आपका शुक्र। और शुक्र आपका मुझे अच्छा ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है। बैठा भी यहाँ पे मंगल की राशि में है, शत्रु राशि है। और थोड़ी सी राहु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है। तो शुक्र देखो जी आपका एक तो 11वें घर का मालक होके, 11वें घर में साथ लिखा तुला राशि मालक शुक्र 12वें घर में चला गया। ये आमदन चलेगी खर्च घर में। आपकी जो आमदन है वो खर्च कराएगा, लाभ में कमी कर देगा, प्रॉपर लाभ नहीं देगा, इच्छाएं पूरी प्रॉपर नहीं होने देगा, आमदन कम हो खर्चे बढ़ा देगा। और शुक्र क्योंकि विवाह का भी कार्य का, विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का होता है, इनके ऊपर भी खर्चा ज्यादा होता है। रोग चला गया खर्चे घर में, मतलब बीमारी के ऊपर भी खर्चा कई बार होता है, शत्रुओं के द्वारा भी खर्चा होता है। तो शुक्र कवच आपने 2 पाठ पढ़ने हैं इसके। पहला शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ आप पढ़ो। रात के समय आपने पढ़ने हैं दोनों, चाहे इनको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। तो अब देखो जी, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मैंने आपके सभी ग्रहों को देख लिया। विवाह के बारे में सवाल कि विवाह का सुख कैसा है। तो 7वें घर का मालक बुध आपका अच्छा है। पति का कारक गुरु अच्छा है। 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वो थोड़ा सा विवाह में देरी कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा नहीं। तो मतलब बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है। शुक्र आपका विवाह का जो कारक है वो अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रहा है वो है राहु ग्रह। मतलब 100 में से समझ लो 90% जो दिक्कतें पैदा कर रहा है वो है राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि चलत में जा रहा है 7वें घर के ऊपर। तो इसकी वजह से आपके विवाह में आ रही है देरी। बाकी ये बड़े कारण नहीं है, थोड़े बहुत कारण है, छोटे से कारण। इसके अलावा देखो जी, निवास कुंडली भी होती है। आपकी निवास कुंडली में 7वें घर का मालक मंगल नीच का बैठा है, वो भी एक कारण है विवाह में दिक्कतें पैदा करने का। और 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, नीच राशि है निवास कुंडली में। तो निवास कुंडली में थोड़ा सा कारण मंगल शनि है, खासकर मंगल, क्योंकि 7वें घर का मालक मंगल नीच का बैठा है। तो इस ये है लगन कुंडली में। लगन कुंडली में मंगल तो आपका अच्छा है, भाग्य घर में आके बैठा है। मंगल इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि मालक बना मंगल। मतलब संतान के लिए, पढ़ाई के लिए 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि 9वें घर में भाग्य घर में आया है। संतान चलेगी भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। वैसे भी 5वें घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य बैठा नीच का, लेकिन वो 5वें घर को अच्छा करेगा क्योंकि उसकी उच्च राशि है। बैठा नीच का है लेकिन उच्च राशि को देख रहा है सूर्य, 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के योग बना देगा। और आपका भाग्य आपकी संतान के बाद होगा। तो मंगल देखा, मंगल अच्छा है।
अब यहाँ पे गुरु देखा वो भी अच्छा, लेकिन उसका बल बढ़ाओ। यहाँ पे साथ में जो सूर्य है, अगर इसकी मैं बात करूँ, ये अच्छा भी है खराब भी है। ज्यादा खराब फल देगा क्योंकि सूर्य आपका जहाँ बैठा है वहां पे वो नीच का बैठा है। देखो 11वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, और सूर्य इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्यश आपका होकर नीच का बैठा है। ये भाग्य की हानि करता है, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देता। सूर्य दिखा रहा है, लेकिन भाग्य साथ देना शुरू होगा संतान होने के बाद। तो सूर्य के लिए सुबह का टाइम, सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। इसकी वजह से आपका भाग्य जरा साथ देगा। बाकी यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ये 8वें घर का स्वामी है। अमावस्या भी दोष बना, आपका जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ है, जिस दिन थी अमावस्या। क्योंकि यहाँ पे उपाय ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उपाय कम से कम बताने की। क्योंकि देखो जी, कुछ उपाय ऐसे हैं जैसे कि मान लो बुध की दशा है, इसका तो उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ताकि इसकी जो दशा और अच्छी जाए। वैसे तो अच्छा है इसके, चाहे आप उपाय ना भी करें कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि असर है इसका ज्यादा है, तो सुबह के टाइम आप बुध का मंत्र आप एक दो माला, ज्यादा नहीं एक दो माला आप करो जरूर। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। सबसे ज्यादा देखो जो आपको मैंने उपाय बोले हैं, कुछ उपाय है आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के उपाय क्या क्या है? गुरु का मंत्र कोशिश करो ज्यादा ज्यादा करने की सुबह के टाइम, गुरुवार से स्टार्ट कर लेना। और सुबह के टाइम ही आपने सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। और सुबह के टाइम ही बुध का मंत्र आप करना है। एक दो माला आप कर लिया करो। मंत्र है ओम बूम बुद्ध नमः। रात के समय क्या करना है? रात के समय आज शनिवार है, तो सबसे पहले तो राहु के मंत्र स्टार्ट करो। एक दो महीने में आप मंत्र पूरे करो। उसके बाद राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं ज्यादा से ज्यादा, 1 से लेकर 5 पाठ पढ़ा करो, चाहे सुन लिया करो। और रात के समय शुक्र कवच शुक्र स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं। इसके अलावा केतु भी, क्योंकि जो काल सदृश बना है, राहु केतु दोनों की वजह से बनता है, और केतु आपका जाएगा लगन के ऊपर। ये लगन में ऊपर बैठ के मानसिक चिंता देता है, हेल्थ खराब करता है। इसके लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकती हैं। बाकी शनि का उपाय कुछ नहीं करना। मंगल इस कुंडली में अच्छा है, लेकिन निवास में ये विवाह में देरी कर रहा है। अब क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, इसका उपाय आप अगर करना है वो है, आप आपके वैसे भी जो इष्ट देव है वो हनुमान जी हैं। तो आप हनुमान जी के मंदिर ज्यादा नहीं तो मंगलवार को जरूर जाओ, और वहां पे भी प्रार्थना आप कर सकती हैं। या वैसे भी हनुमान चालीसा भी आप सुबह के टाइम पढ़ लो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और हनुमान जी का जो पाठ पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, तो आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी कि मुझे मेरी नुआश कुंडली में मंगल की वजह से विवाह में दिक्कत हो रही है, और वो दिक्कत मेरी ना हो। चंद्रमा का आपने कोई उपाय नहीं करना। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल बचे हों, जो आपको कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे आप पूछ लेना। शुक्र के अगर आप ये पाठ पढ़ेंगे आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी फायदा होगा, क्योंकि शुक्र इसका कारक भी है फिल्म इंडस्ट्री का। और बाकी देखो जी, आप मुझे कॉल कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में। चाहे आज कॉल कर लेना, चाहे आप कल कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं और अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।